नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है। आप लोगों ने खूब सुना होगा इनके बारे में, लेकिन आज आप विस्तार से जानेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, भारत का संविधान पढ़े हैं, तो ज़रूर आप इन शब्दों को सुने होंगे, पढ़े होंगे और अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है। तो यही लोकसभा है जिसके बारे में हमें जानना है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी बात मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये सब क्या होता है, इनका महत्व क्या है। तो देखिए, हमारा एक देश है जिसका नाम है भारत। ये है भारत। अब इसी भारत में छोटे छोटे क्या हैं, राज्य हैं। कई राज्यों से मिलकर के हमारा एक देश बना है भारत। तो इस समय जो भारत के मुख्य राज्य हैं, उनकी संख्या है 28। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित मतलब केंद्र से उनका शासन चलता है डायरेक्ट, ऐसे राज्यों की संख्या है 8। तो जोड़ देंगे तो होगा 36। यानी इस समय टोटल 36 राज्य हैं। तो इन 36 राज्यों को मिला करके हमारा देश बना है भारत। अब हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी हो, कौन नियम बनाए, कौन उस नियम का पालन करे, और नियम का सही से पालन न होने पर कौन उसका न्याय करे, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए 3 चीज़ें की गई हैं। क्या क्या हैं? एक है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाली संस्था, यानी जो कानून हमारे यहाँ बनता है। जैसे कानून क्या है? कानून ये है कि हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते। ये आईपीसी में लिखा है, अगर हम किसी का मर्डर कर दिए तो हमें उस नियम के तहत हमें सज़ा मिलेगी। तो ये सब कौन बनाएगा, है ना? तो ये कौन बनाएगा? ये सब बनाएगी विधायिका, यानी कि संसद। विधायिका को क्या बोलेंगे हम लोग? संसद। अब संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो उसको पढ़ेंगे। विधायिका ने विधि बना दिया, तो उसका पालन कौन करेगा, कौन कराएगा? तो उसे बोलेंगे कार्यपालिका। कि जो कानून बन गया, उस कानून को एग्जीक्यूट कौन कराएगा? जो कराएगा उसे बोलेंगे कार्यपालिका, यानी कि सरकार। और तीसरी व्यवस्था है न्यायपालिका, यानी विधायिका ने जो विधि बनाई, कार्यपालिका ने जो कार्य किया, वो सही नियम बना, वो सही कार्य हुआ कि नहीं, इसकी समीक्षा न्यायपालिका करेगी। ठीक। तो भारत की एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो ये 3 व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चलती हैं। अब ये तो हो गई पूरे देश में। अब हर राज्यों की भी अलग अलग व्यवस्था है। हर राज्यों का अपना अलग अलग कानून है। जैसे कृषि पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग कानून है। तो राज्यों का कानून कौन बनाएगा? तो राज्यों की विधायिका बनाएगी। अब राज्य, जैसे केंद्र की विधायिका को संसद बोलेंगे, वैसे ही राज्यों की विधायिका को विधानमंडल बोलेंगे। अब विधानमंडल में हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। वैसे ही कार्यपालिका होगी राज्यों में, और वैसे ही न्यायपालिका होगी, जिसे उच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की न्यायालय, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट जो विभिन्न राज्यों की है, फिर उसके नीचे जिले की सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं संसद से। संसद में हमें क्या पढ़ना है? हम तो समझ चुके हैं कि संसद है क्या। विधि बनाने की संस्था, कानून बनाने की संस्था। अब संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाता है आम भाषा में सांसद। आप लोग जानते होंगे ना, कहते हैं कि फला व्यक्ति सांसद है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के सदस्य, यानी संसद के सदस्य, जिसे बोलते हैं सांसद। यानी सांसद से मिलकर के संसद बनती है। और ये सांसद होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के सांसद होते हैं। एक होते हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी सांसद कहा जाता है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें भी सांसद कहा जाता है ना? इसका मतलब 2 प्रकार के सांसद हो गए। अब लोकसभा में भी निर्वाचित होंगे और एक नॉमिनेट होगा, राज्यसभा में भी निर्वाचित होंगे और नॉमिनेट होगा। अब यहीं पे ठहरिए, थोड़ा सा बैक होइए। ये जो हमारी संसद है, इसके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। यानी कि 3 अंगों से मिलकर के, जैसे हमारा शरीर
कई अंगों से मिलकर के बना है, हाथ से, नाक से, कान से, सारे अंगों को मिला देंगे तो हमारा एक पूरा शरीर बनेगा। वैसे ही शरीर, संसद रूपी जो शरीर है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है। तो एक अंग का नाम है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति भी अंग है किसका? संसद का। यानी जो भी नियम कानून बनता है अंततः राष्ट्रपति ही पास करता है। राष्ट्रपति अगर नहीं पास करेगा तो वो कानून कभी भी कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति और दूसरा लोकसभा जो यहां लिखा है, और तीसरा है राज्यसभा। राज्यसभा तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के बनती है हमारी संसद। राष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है और भारत का एक ही राष्ट्रपति होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो राष्ट्रपति के बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग आज देखेंगे लोकसभा। अब लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है? लोकसभा, इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं प्रतिनिधि सभा या जनता की सभा या लोकप्रिय सदन या निम्न सदन। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। और जब भारत का संविधान बना तो संविधान में ये वर्णित किया गया कि लोकसभा में टोटल 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, यानी टोटल अधिकतम 552 सदस्यों से मिलकर के लोकसभा बनेगी। इससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 552 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बात की गई संविधान में। लेकिन व्यवहारिक रूप में नियम बना करके ये कर दिया गया कि सदस्यों की संख्या होगी केवल 545, यानी वर्तमान में 545 लोग मिलकर के लोकसभा का निर्माण करते हैं। यानी 545 सदस्यों की एक सभा है लोकसभा। और इन 545 सदस्यों में 543 सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और 2 लोग नामित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ये कौन लोग होते हैं? अगर एंग्लो इंडियन के कोई भी सदस्य, यानी कि जो अंग्रेज थे यहाँ रुक गए थे और भारतीयों से शादी कर लिए थे, यानी इंग्लैंड, यानी अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं, अगर ऐसे लोग लोकसभा के चुनाव में 543 में जगह नहीं बना पाते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति 2 लोगों को अपनी मर्जी से, जिन्हें वो योग्य समझे, नामित कर सकता है, यानी सांसद बना सकता है। तो 2 वो 543, बाकी जो 543 होते हैं उनका चुनाव होता है। जैसे इस समय लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब कि 543 लोगों का चुनाव हो रहा है। इनको कौन चुनेगा? तो इन्हें भारत की जनता चुनेगी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो। शुरुआत में हमारे यहाँ जब चुनाव होता था तो 21 वर्ष उम्र होती थी, लेकिन बाद में 1989 में संशोधन कर दिया गया संविधान में और कह दिया गया कि अब जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी वह व्यक्ति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वयस्क माना जाएगा और वह लोकसभा के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव, मतलब राज्यसभा का चुनाव तो दूसरा होता है, प्रधानी का जो गांव का चुनाव होता है, इनमें वो वोटिंग कर सकता है। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वोटिंग करके चुनते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जहां जनता सीधे किसी भी मेंबर को चुनती है। जैसे आपने देखा लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो इसमें जनता चुन रही है ना। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई कि 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में और 2 सदस्य होते हैं नामित। और जब लोकसभा का एक साथ चुनाव होता है, सारे लोग चुन लिए जाते हैं, पक्ष के विपक्ष के। अब 543 में 272 यानी 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 तो कितना हो गया? 272 ही होगा। यानी कि 272 सांसद जिस भी पार्टी के चुन लिए जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। क्योंकि सरकार बनने का मतलब होता है कि जितनी सीट है लोकसभा में उसमें से आधी से ज़्यादा सीट आप प्राप्त कर लीजिए। तो जो भी पार्टी आधी से ज़्यादा यानी कि 272 सीट प्राप्त कर लेगी या फिर इससे ज़्यादा प्राप्त कर लेगी, उस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो सांसद है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और जब सदस्य चुन लिए जाते हैं तो जिस पार्टी के ज़्यादा सदस्य होते हैं उसी पार्टी का कोई जो मेन नेता होता है, जिसको उसी पार्टी के लोग एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और जब ये सरकार बन जाती है लोकसभा के चुनाव के बाद तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
यानी अगले 5 वर्ष तक ये लोग काम करेंगे, नियम कानून बनाएंगे। इस पर हम आगे वीडियो आपको बनाएंगे, बताएंगे बता करके कि कैसे सरकार काम करती है। 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होगा, तो जो लोग चुनाव जीते हैं वो भी भाग ले सकते हैं चुनाव में, जो नहीं जीते हैं, हार गए थे या नए लोग, वो भी भाग ले सकते हैं। इस तरह से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसे 2 साल के बाद अगर लोकसभा भंग हो गई तो अब फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। तो जब फिर से लोकसभा का चुनाव होगा तो जो नई लोकसभा चुनी जाएगी वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए नहीं चुनी जाएगी, वो सीधे 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी। यानी बीच में भी लोकसभा का चुनाव होगा तो जो नई सरकार बनेगी वो अगले 5 वर्ष के लिए ही बनेगी। तो यहाँ बात समझ में आ गई। लोकसभा का मतलब, लोकसभा के लोग संसद के सदस्य होते हैं। लोकसभा में बहुमत जिस पार्टी को होता है, यानी जिसके सांसद ज़्यादा होते हैं, उस पार्टी की सरकार बनती है। डायरेक्ट इनका चुनाव होता है। अब देखिए, लोकसभा के जो सदस्य हैं 545, इनको बांटा गया है राज्यों के आधार पर। जैसे यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, सबसे ज़्यादा। ऐसे ही गोवा में आप जाएंगे तो वहाँ 2 लोकसभा की सीट है। कुछ राज्यों में 1 ही लोकसभा की सीट है। तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर 1971 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होंगे, यानी कि ज़्यादा संसद में जाएंगे। अब आते हैं राज्यसभा पर। ये क्या होता है? तो राज्यसभा के भी सदस्य क्या होते हैं? सांसद ही होते हैं। और राज्यसभा में इस समय वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 245। इन 245 सदस्यों में 12 सदस्य होते हैं नामित। राष्ट्रपति इन्हें नामित करता है, इनका चुनाव नहीं होता। ये लोग किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कोई कला के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित करता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, नरगिस दत्त को सांसद बनाया गया था, इसका मतलब वो राज्यसभा की सदस्य थी। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, यानी वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे ही बाकी कितने हुए? 233 लोगों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि यहाँ इनको जनता नहीं चुनती। राज्यसभा के सदस्यों को जनता नहीं चुनती, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य, या आम भाषा में बोलें तो विधायक। राज्यसभा के सदस्यों को वोटिंग कौन करता है? तो विधायक करते हैं, जो विधानसभा के सदस्य हो गए हैं, बाकी लोग नहीं करते। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जिसको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं, उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। और जब जनता सीधे चुनती है तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। अब हम यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसको किसको जनता डायरेक्ट चुनती है, फिर यहाँ पे लौटते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव कौन कौन होता है? प्रत्यक्ष, एक तो हमने देख लिया लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब सीधे जनता वोटिंग करती है। इसके अलावा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, अभी आगे हम बताएंगे, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक, इनको जनता सीधे चुनती है। इसके अलावा आप आ जाइए अपने इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के प्रधानों को भी डायरेक्ट जनता चुनती है। कुछ राज्यों में नहीं चुनती। ग्राम पंचायत के सदस्यों को तो डायरेक्ट जनता चुनती है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, नगर निगम के सदस्य, पार्षद, इन सब का चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी सीधे जनता वोटिंग करती है। अप्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है, जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती? तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के भी चुनाव में जनता वोटिंग नहीं करती। तो राष्ट्रपति को वोटिंग कौन करेगा? तो राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य,
ये लोग करते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो वहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसके अलावा अभी जो हमने देखा राज्यसभा, राज्यसभा के भी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी यहाँ जनता वोटिंग नहीं करती, इनको कौन वोटिंग करता है? विधायक। ऐसे ही विधान परिषद का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। इसके अलावा आप क्षेत्रीय पंचायत में आ जाएंगे तो क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है, जिसे ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, उसका भी डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, यानी जनता उसे नहीं चुनती, उसे बीडीसी चुनती है ना, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे ही जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। आइए अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इसके बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पूरी राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो एक साथ ही सब रिटायर हो जाएंगे 5 साल में, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होगा। राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो 6 वर्ष तक काम करेगा और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाएंगे। यानी अगर 245 सदस्य हैं इसके, तो 245 का 1/3 81-82 सदस्य हुए, तो वो सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाएंगे। उनके स्थान पे 81-82 सदस्यों का चुनाव होगा और वो अगले 6 वर्ष तक रहेंगे। तो इस तरह से ये अस्थायी रूप से राज्यसभा बनी रहती है, कभी भी इसके सदस्य समाप्त नहीं होते एक साथ, बल्कि काम करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा और विधान परिषद। ये बात यहाँ से है राज्यों के लिए। जो राज्यों का विधान मंडल होता है, विधान मंडल, इन विधान मंडलों में एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान, और तीसरे होंगे राज्यपाल। भाई राज्यपाल भी जब तक किसी भी कानून पर मुहर नहीं लगाएंगे वो कानून बनेगा ही नहीं, है ना। जो बिल लाया जाएगा उस पर जब तक राज्यपाल की मुहर नहीं लगेगी राज्य में भी, वो बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है ना। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधानसभा है। और सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी बाकी के जितने भी राज्य बच रहे हैं उन राज्यों में केवल विधानसभा है। इसका मतलब कुछ राज्यों की विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी कि 2 सदन वाला है, और कुछ राज्यों का विधानमंडल सिर्फ 1 सदन वाला है। अब कौन कौन से राज्यों का विधानमंडल 2 सदन वाला है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है? तो ऐसे राज्यों की संख्या 6 है। उनमें आपका आता है उत्तर प्रदेश, है ना, उसके बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ बस तेलंगाना ही। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसकी संख्या है 100 सीटों वाला उत्तर प्रदेश विधान परिषद का है। ऐसे ही आप तेलंगाना में जाएंगे तो वहाँ 40 सदस्य होते हैं। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो 78 या 75 होते हैं शायद, बिहार में भी 75 होते हैं। ऐसे ही बाकी राज्यों में विधानसभा है। अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक बोला जाता है। जो भी व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, और जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो विधानसभा के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। और विधान परिषद में, विधान परिषद को जनता नहीं चुनेगी क्योंकि इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो इनको कौन चुनेगा? तो इन विधान परिषद के आप देखे होंगे लिस्टिंग होती है, 4 प्रकार से सदस्य चुने जाते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव अध्यापक करते हैं,
कुछ सदस्यों का चुनाव जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं यानी कि बीए कर चुके हैं वो करते हैं, कुछ का चुनाव विधायक करते हैं। इस तरह अब कुछ नामित होते हैं यानी नॉमिनेट होते हैं, राज्यपाल नियुक्त करता है इस तरह से। अब आप देखिए जो विधानसभा के सदस्य हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं विधायक, यूपी की अगर हम बात करें तो इस समय 503 मेंबर हैं यानी कि 503 विधायक होते हैं, जिसमें से 502 का चुनाव होता है और एक नामित होता है। जैसे आप केंद्र में जाएंगे तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों में 2 लोग नामित होते हैं, है ना, एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऐसे ही विधानसभा में एक व्यक्ति नामित होगा एंग्लो इंडियन। अगर वो एंग्लो इंडियन यहाँ जीत गया है, चुनाव द्वारा जीत के आया है, तो फिर उसे नामित करने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं चुनाव जीता है तो राज्यपाल नामित करता है। अब हम देखते हैं राज्यों के आधार पे कि कहाँ कितनी सीटें हैं। हर राज्यों का नहीं देखेंगे, मुख्य मुख्य राज्यों का देखेंगे। जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, भारत में इस समय कितने मुख्य राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 28। इसका मतलब इन हर 28 राज्यों में लोकसभा की सीटें होंगी, राज्यसभा की सीटें होंगी, विधानसभा की सीटें होंगी और कुछ राज्यों में विधान परिषद की सीटें होंगी। 6 राज्यों में। इनको हम फर्स्ट राज्य बोलते हैं। सेकंड राज्य वे हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं और इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्य होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। अभी हम देखेंगे राज्यसभा के भी सदस्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, विधानसभा के सदस्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं और विधान परिषद के सदस्य किसी भी राज्य मतलब सेकेंड राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। अब जैसे हमारा पहले मुख्य राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर। और लद्दाख, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों एक ही हुआ करता था, अब ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, पहला लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, तीसरा विधानसभा है और चौथा विधान परिषद है, वीपी। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद तो है ही नहीं, उसको हटा दीजिए। लोकसभा की सीटें कश्मीर में कितनी हैं? 5। राज्यसभा की सीटें हैं 4, विधानसभा की सीटें हैं 83। लद्दाख में आएंगे तो लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, विधानसभा की कोई सीट नहीं। ऐसे ही तीसरा राज्य है दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। 70 सीटों में 67 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी ना पिछली बार। ये बहुत मतलब प्रसिद्ध है, इसको सब जानते होंगे। दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा की। इसके अलावा चौथा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की नहीं सीटें हैं कोई भी, और विधानसभा की कोई सीट नहीं है, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री होते नहीं हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4, पांचवें में आते हैं पांडिचेरी, पांडिचेरी या पुडुचेरी। तो पांडिचेरी में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की कोई सीट नहीं, राज्यसभा की 1 सीट है शायद, हाँ राज्यसभा की 1 सीट है पांडिचेरी में, और विधानसभा की 30 सीट है, 30 सीट वाला ये राज्य है। 6वें में आ गए हैं क्या लिख दें, लक्षद्वीप। एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी 1 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट नहीं है, विधानसभा सीट नहीं है, विधान परिषद सीट नहीं है। कितने हो गए? 6 हो गए। 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की कोई सीट नहीं, विधानसभा की कोई सीट नहीं, विधान परिषद की कोई सीट नहीं।
और 8वां राज्य आपका आता है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली, इसके साथ साथ दमन द्वीप। पहले दादरा नगर हवेली अलग थी, दमन द्वीप अलग था। अब दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों के लिए 2 लोकसभा सीटें कर दी गई, बाकी कुछ है ही नहीं। ये आप ध्यान रख कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 4, लद्दाख में केवल लोकसभा बाकी नहीं है। दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, पौंडीचेरी में 1, 3, 1, 4 और 4 यहाँ 8। तो इस तरह से 8 राज्यसभा की सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, बाकी मुख्य राज्यों से हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज हमने आपको क्या बताया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है। लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, राज्यसभा 6 वर्ष के लिए अस्थायी है, ऐसे ही विधानसभा 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद का सृजन विधानमंडल ही करता है, यानी कि विधानसभा अगर प्रस्ताव पारित करती है कि हमारे यहाँ विधान परिषद होना चाहिए और इसको संसद भी प्रस्ताव को मंजूर कर दे, पारित कर दे, तो वहाँ पे हो जाता है, यानी सृजन हो जाता है और विधानसभा के ही प्रस्ताव पर उसका समापन भी होता है। राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा, राज्यसभा केंद्र के लिए जिम्मेदार हैं विधि बनाने के लिए, और विधानसभा, विधान परिषद राज्यों के विधि बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। विधानसभा के बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं और लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। आज बस यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।